वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल SC PET के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप यूपी ट्रिपल SC PET का टेस्ट लगाना चाहते हैं बचे हुए दिनों में, तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करना चाहिए। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। देखिए, यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे मतलब जो प्रश्न दिए गए उसका मान बताइए और जितने भी मान है डिग्री में। देखिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है, ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं लिख दे रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर 50 डिग्री, ठीक। यह है छात्रावास मतलब हॉस्टल, यहाँ पर 46 डिग्री। और ये है इवेंट्स मतलब जो कार्यक्रम है, ये 35 डिग्री है। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी 32 डिग्री है। स्पोर्ट मतलब खेल, ये 52 डिग्री है। और अनुसंधान मतलब रिसर्च, ये 65 डिग्री है। और एजुकेशन मतलब शिक्षा, ये 80 डिग्री, ठीक। ये चीज़ें दी हुई हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। अब देखिए, यहाँ से ना पैसा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, जो डेटा जैसे दिया है बस उसी को उठाइए। देखिए, कार्यक्रमों की तुलना में, कार्यक्रम मतलब इवेंट्स 35 है, ठीक है। इसकी तुलना में पूछा जा रहा है कि अनुसंधान मतलब रिसर्च, ये रिसर्च रहा, रिसर्च कितना है 65। अब पूछा जा रहा है कितना ज़्यादा खर्च किया गया। देखिए, 35 से 30 ज़्यादा खर्च किया गया। और बेस क्या होगा, बेस होगा 35। परसेंट निकालने के लिए आप यहाँ पर 100 से गुणा करा दीजिएगा। 5 से काटेगा 6 आएगा और 5 से काटेंगे 7 आएगा, तो 600 भागे 7, ठीक। तो 600 भागे 7, 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचे 7 बचे 35, लगभग 85% के आसपास आ रहे हैं। तो 85% के आसपास ऑप्शन सी दिख रहा है, इस विकल्प सी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट पर दिया है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि थी। देखिए, स्पोर्ट पर जो खर्च हुआ है 1.8 करोड़, तो यहाँ पर स्पोर्ट का मान है 52 की वैल्यू दे रखा है 1.8 करोड़ रुपए, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा पर 80 है और अनुसंधान पर 65 है। 80 और 65 145, तो 145 का मान क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करना है। देखिए, 52 का मान 1.8 दिया, तो 1 का मान कितना हो गया 1.8 और बटे में 52। और 145 का मान निकालना है, तो इसमें 145 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करा देंगे और बटे 52 और गुणे में 145। तो ये अब जब कैलकुलेट इसको किया जाएगा तो देखिए, इसको काटेंगे पहले, 0.9 इतना आ गया और बटे में 26 इतना आ गया। इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 9 बचे 45, ठीक। 4 हासिल है, 9 चौका 36, फिर से 4 हासिल है, 9 का 9 4 13 और बटे में 26, इतने करोड़ रुपए आएगा। अब देखेंगे ना आप, ऑप्शन नहीं मैच करेगा। ऑप्शन इसलिए नहीं मैच करेगा, इस प्रश्न में त्रुटि है। और 2022 में भी जब ये प्रश्न आया था तो उसमें भी त्रुटि था और यहाँ पर भी है। इसमें पता है कैसे आंसर मैच करेगा, ये जो खेल दिया है इस खेल को हटाकर संपूर्ण राशि जब मान लेंगे, मतलब यहाँ पे कुल खर्च मान लेंगे, तब आंसर मैच कर लेगा। हालांकि जैसा पूछा गया था डेटा, हम लोगों ने वैसा सॉल्व किया। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितना प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। देखो, शिक्षा पर खर्च है 80 और स्पोर्ट पर खर्च है 52। आपको बताना है कितना कम है। देखिए, 80 ये किस पर है, एजुकेशन पर है, और स्पोर्ट पर कितना है 52 है। देखिए कितना कम है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो फिर 80 से ये 28 कम है। और बेस क्या है, बेस है 80। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 4, 4 से काटेंगे तो 7, 7 बचे 35%।
तो ऑप्शन अगर इसका देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। देखिए ओवरऑल ये 360 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री कुल है। और छात्रावास की बात करें तो छात्रावास कहाँ पर है, छात्रावास ये हॉस्टल, ये 46 है। यहाँ पर ब्लर दिख रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, 46 हो गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करा लीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 और यहाँ पर 18। ठीक, अब 46 में 5 का गुणा कराएंगे तो 230 और 230 भागे 18, 230 में 18 का भाग कर लीजिएगा। देखिए 18 का 18, 5 बचा, 0 उतर गया, 18 त्रिक 54, लगभग 13 के आसपास आ रहा है। तो 13 के आसपास कौन है, 12.78। पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, उसमें तो फंस जाएंगे, इसीलिए आपको थोड़ा सा अनुमान के साथ आंसर निकालना है। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगला स्लाइड यहाँ पर दिया गया, इसमें आपको दिया है कि कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों, भाई ये प्रश्न यहाँ पे लगता है दोस्तों ये दूसरे स्लाइड का आ गया, माफी चाहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर अब अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है स्लाइड नंबर 6। देखिए यहाँ पर दिया है 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। यहाँ पर एक तालिका दिया है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने हैं और कंपनी है PQRST, ये कुछ सामान बेच रहे हैं, है ना, ये सामान का डेटा दिया है। अब पूछा जा रहा है कि कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। क्यू द्वारा जनवरी और मई में, देखिए क्यू यहाँ पर है, जनवरी में 80 सामान बेच रहे हैं और मई में 120 सामान बेच रहे हैं। तो क्यू ने कितने सामान बेचे, 200 सामान बेच दिए। ठीक, द्वारा संख्या और समान महीने में आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। देखिए आर द्वारा देखेंगे 155 और 130, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 285, 285 हो गया। के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो इसका अंतर कितने का है, 85 का अंतर है। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, ये पेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया गया कि मार्च में पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। ठीक है, मार्च में पी और आर, देखिए मार्च ये रहा, पी ने 180 और आर ने 115, 295 बिका हुआ है। ठीक, पी और आर के द्वारा का उत्पादों की कुल संख्या अप्रैल में इन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए। अब अप्रैल में देखिएगा इन्हीं कंपनी के द्वारा 160 और 240, ये आ गया 400। ठीक, कि बीच का अनुपात कितना है, तो बीच का अनुपात निकालना है। देखिए 5 से काटेंगे तो ये 80 आ गया, लास्ट में 80 किस में दिख रहा है, 80 या 80 का मल्टीपल ऑप्शन ए में है, बाकी काट के आप चेक कर सकते हैं। 5, 9, 59/80, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि फरवरी में PST द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या। देखिए फरवरी में, फरवरी ये रहा, P 155, S 110 और T 90, तो 200 हो गया, ये 355 हो गया सबको जोड़ने पर। और एवरेज निकालना है तो 3 से भाग दे दीजिएगा, एवरेज अप्रॉक्सीमेट 118 आएगा। आपको लगभग का बताना है तो ऑप्शन डी को टिक करना है। अगले स्लाइड पर आएंगे। नेक्स्ट अगला स्लाइड यहाँ पर दिया है कि अब 5 महीने में 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या यहाँ पर दी है। तो कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए कंपनी एस द्वारा, जो कंपनी एस है ये रहा, है ना, जनवरी में 85 बेचे हैं और अप्रैल में 140 बेचे हैं। तो 85 जनवरी में बेच रहा था, 140 यहाँ पर बेच रहे हैं, वृद्धि कितने का हो गया, 55 का हो गया। अब बेस जनवरी रहेगा तो 55 और बटे में 85, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, इसको काट देते हैं, 11 × 5 = 55 और यहाँ पर 17 × 5 = 85, 1100 और भागे 17, तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 हो गया, 8 बचा, 17 चौका 68, अप्रॉक्सीमेट 64%, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए, 1, 0, -1 और -2। UPSSSC लोअर मेंस 2019 का प्रश्न है ये, और 21 और 2021 का जो शिफ्ट 2 हुआ था उसमें भी आया हुआ था। जो प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या है। देखिए प्राकृतिक मतलब प्रकृति की संख्या, जिसे आप गिन सकते हैं। प्रकृति में गिनना कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए अब यहाँ से एक प्रश्न कई बार बन सकता है, ऐसा प्रश्न बना हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है।
अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो 2 है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि 3 जो है ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन 2 भी एक अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य 2 है। हाँ, अगर प्रश्न ऐसा बन जाए सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, तब आप 3 को टिक करेंगे। अगले प्रश्न पर आते, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। अब जो पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा है उसी कॉन्सेप्ट पर प्रश्न बनेगा। देखिए, ये संख्या रूट के अंदर लिखा गया, रूट के अंदर कोई भी संख्या रहेगा, अगर रूट से बाहर निकालना पॉसिबल ना हो तो हमेशा अपरिमेय होगा। बाहर निकालना पॉसिबल ना हो, जैसे देखिए यहाँ पे करड़ी में 4 लिखा, तो आप इसे 2 लिख सकते हैं, मतलब ये परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है। लेकिन अगर करड़ी में 8 लिख दिया जाए तो देखिए 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये 2 करड़ी से बाहर अब नहीं निकल सकता। निकालने का मतलब संख्या दशमलव में बनेगा, तो ये अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। अब जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर होगा। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि ये अपरिमेय नहीं है, तो इसके लिए देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, एक कोष्ठक में a का स्क्वायर और माइनस दूसरे में b का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11 माइनस 7, तो आपको आंसर मिलेगा 4, जो कि 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दिया है, 2 संख्याओं का योग 24 और गुणनफल 143 है, वे संख्याएं कौन सी। तो देखिए, ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दिया है 2 संख्याओं का योग कितना है, 24 है। तो देखिए 15 9 24 होता है, 14 10 24 होता है, 12 12 24 होता है, 11 और 13 24 होता है। लेकिन इनका गुणनफल कितना दिया, 143, तो 11 13 में 143, ऑप्शन डी को टिक करिए, आगे बढ़िए। बाकी आप चाहें तो इसको मानकर भी कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 24, 2 संख्याएं इस प्रकार से हैं, और x इंटू वाई बराबर 143। अब यहाँ से एक वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रखेंगे, तो काहे को मतलब ये फालतू का काम करना, जब डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर बन सकता है। हाँ, अगर चीज़ें बहुत बड़ी होती, जैसे संख्या इतनी बड़ी होती कि डायरेक्ट नहीं मिलता, समझ में नहीं आता, या फिर मान के चलिए कभी आप मतलब ऐसी जगह पे प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं पता है, तब आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगले स्लाइड पर आते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5 और चौथी अभाज्य संख्या 7। इसके बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या 11। देखिए 5 अभाज्य संख्या है, इनको जोड़ना है, 2 3 5, 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, ऑप्शन डी, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जितना समय बचा हुआ है, इस बचे हुए समय में आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। कम से कम आपको टेस्ट तो जरूर लगाना चाहिए। 55 टेस्ट की ये सीरीज है, जिसे आप मात्र 2399 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, अगर आप ऑफर के तहत कोई कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगा, जिसकी जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है, आपको ये बताना। देखिए प्रश्न पता है क्या, ये भाग है, बस कंफ्यूज करके दिया गया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं ऐसे पूछ लूँ कि बताओ 100 में 20 रुपए कितने होंगे, या फिर मान के चलो बात को ऐसे पूछा गया 100 रुपए में 20 रुपए के कितने नोट मिलेंगे, तो कैसे आप निकालेंगे, लिखेंगे 100 और भाग करेंगे 20, तब तो पता चलेगा कि 5 नोट मिलेंगे। तो यही चीज़ है, 37 सही 1/2, 37 सही 1/2, अगर इसको आप सरल करेंगे तो आपको मिलेगा 75/2। इसमें आपको बताना है कितने 1/8 है, तो 1/8 यहाँ पर भाग कर दीजिएगा, A/B/C/D 75/2 और गुणे में 8/1, कैलकुलेट कीजिएगा 4 और यहाँ पर 75 चौका 300 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं साथियों। यहाँ पर दिया, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक m और n को का जो m है, m इस प्रकार से और जो n है ये इस प्रकार के रूप में लिखा जाता है, तो x और y अभाज्य संख्या और 7, तो इसका मस्त बताना। देखिए कुल मिला जुला के बहुत ही सामान्य सा तथ्य आपको बताया गया कि जो m है, m की वैल्यू क्या है, x² y, और जो n है, n की वैल्यू दी है x³ y³। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका HCF क्या होगा। HCF बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए जब कभी भी HCF निकाला जाता है तो जो मिनिमम पावर होता है उसको लिखते हैं। जैसे x², देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो 2 को लिखेंगे, y की पावर 3 है और y की पावर 1 है, तो 1 को लिखेंगे। तो HCF इसका हो जाएगा x² y, ऑप्शन डी में है। अब यही चीज़ अगर LCM पूछते तो LCM में पता है अधिकतम पावर को लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं x³
और वाई क्यूब। अगर ये एलसीएम पूछा जाता तब। देखिए ये यूपीपीसीएस लोअर मेंस का जो पेपर हुआ तो वहाँ पर पूछा गया। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, मतलब 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए 54 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो सीधा सीधा आपको दिखेगा, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूना 54, तो 2 के पावर 1 और 3 का क्यूब, मतलब 2 गुणे 3 का क्यूब, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 10 है। जब एक धनात्मक पूर्णांक p को 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष r के मान हैं। देखिए किसी भी संख्या को जब भाग किया जाएगा, एक चीज याद रखिएगा, जिस संख्या से भाग किया जाता है, अगर x से भाग किया गया तो इसके जो शेष आएंगे हमेशा x माइनस 1 होगा। x माइनस 1 कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि जैसे ये 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए 2 है ना, तो अब देखिए 0, इसको घटते क्रम में लिखेंगे, 1 और 0, यहाँ ये हो जाएगा। तो 1 और 0 ऑप्शन ए में। जैसे मान लीजिए अगर मैं 10 से भाग देता तो शेष पता है क्या होता, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये इतना शेष हो सकेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया यदि m और n पूर्णांक है m/n के रूप में निरूपित किए जाते हैं तो ये है। अरे भाई कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ पे q इज नेवर इक्वल टू 0, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन डी को टिक कीजिए। और दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया जो कि यूपी SSSC आयोग के द्वारा दिए गए थे।